डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो शुरू करते हैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग, जिसे आप जर्नल बोलते हैं। जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस के बाद जो है ना, अगर कोई चीज़ पहले से एडजस्ट नहीं की गई, मंथ एंड पे उसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है, यानी कि प्लस माइनस करना है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज है, इसको एडजस्ट कर लें। सम टाइम वो चीज़ हमने पहले से लिखी नहीं होती, सम टाइम पहले से लिखी हुई है, उसमें कमी या बेशी करना मकसूद है, तो उसमें नीचे इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये एडजस्टिंग एंट्रीज़ है। इसका डबल इफ़ेक्ट होगा, यानी कि इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज अभी हमने करनी है, क्योंकि जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में पुट हो चुकी है उसका मतलब ये है कि वो पहले डुअल एस्पेक्ट से जर्नल में डेबिट क्रेडिट हो चुकी है। लेकिन जो चीज़ एडजस्टिंग एंट्रीज में होगी, इसको एडजस्ट अब करना होगा, तो इसके हमारे जो है ना क्या होंगे, 2 इफ़ेक्ट्स होंगे। 4 टाइप्स एडजस्टिंग एंट्रीज है। एंट्रीज टू अपोर्शन रिकॉर्डेड कास्ट, जिस चीज़ को हम पहले कास्ट के तौर पे एसेट्स के तौर पर लिख चुके हैं, जब हमारा एसेट्स यूज्ड हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा, या फिर डिप्रिसिएट हो जाएगा, या फिर क्या होगा, अगर नेचुरल एसेट्स है वो डिप्लीशन में चला जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स है तो उसकी अमॉर्टाइजेशन हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस एसेट्स का आप बेनिफिट लेते जाएंगे या जिसकी लाइफ ख़त्म होती जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं कि एसेट्स कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंसेस। आपका जो एसेट्स था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, एक्सपेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि आपके पास जो नेचर्स ऑफ अकाउंट्स हैं, या एसेट्स होती हैं, या लायबिलिटीज़ होती हैं, या एक्सपेंसेस होते हैं, या रेवेन्यू होती हैं। इसके अलावा नेचर ऑफ अकाउंट आपके पास ओनर इक्विटी या विदड्रॉल है। इसमें ओनर इक्विटी और विदड्रॉल पे जो हमारे पास सर्विसेज टाइप बिजनेस है उसमें एडजस्टमेंट नहीं दी गई। तो ये 4 टाइप्स की एडजस्टमेंट है। एंट्रीज टू अपोर्शन रिकॉर्डेड कास्ट, जो चीज़ पहले एसेट्स के तौर पे दर्ज है उसको अब किसके अंदर कन्वर्ट करना, एसेट्स कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंसेस, ये हमारी एडजस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास सप्लाईज है, सप्लाईज क्या होगी, यूज्ड हो सकती है। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्या है कि फ्यूचर में अगर इनसे अमाउंट रिकवर ना हो, या फ्यूचर में इनसे अमाउंट रिकवर होने का चांस कम है, तो हम क्या कहते हैं कि बैड डेट्स हो सकते हैं। या फिर हमारे पास प्रीपेड रेंट है, या प्रीपेड सैलरीज है, या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी इसे बोलते हैं। जब एडवांस में पे करें तो फ्यूचर के अंदर ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा। जितने मंथ, फॉर एग्जांपल आप 6 मंथ का एडवांस देते हैं, जब 1 मंथ ख़त्म होगा तो इसकी इट मीन्स कि आपने 1 महीने का जो प्रीपेड रेंट था वो आपका क्या हो गया है, एक्सपायर्ड हो गया, यूज्ड हो गया, ख़त्म हो गया, उसके अगेंस्ट आपने बेनिफिट टेक ओवर कर लिया। सप्लाईज फ्यूचर के अंदर यूज्ड हो जाएंगी। अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट फ्यूचर में जो अमाउंट रिकवर ना होने का चांस है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर पे इस पे बैड डेट्स हो सकते हैं। प्रीपेड रेंट या अनएक्सपायर्ड रेंट है, अनएक्सपायर्ड सैलरी है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, आपने बिफोर टाइम इनकी पेमेंट की हुई है। जब इनकी पेमेंट आपकी एक्सपायर्ड हो जाएगी या उसके अगेंस्ट आप बेनिफिट टेक ओवर कर लेंगे, तो हम कहते हैं कि आपका ये जो ना प्रीपेड क्या हो गया है, एक्सपायर्ड हो गया। फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट है कि सप्लाईज यूज्ड, सप्लाईज आपका सामान था, यूज्ड हो गया, इस्तेमाल हो गया, एसेट्स कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंस है। जब आपका एसेट्स यूज्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, एडजस्टिंग एंट्री आप करेंगे सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट और सप्लाईज क्रेडिट। जब आपका एसेट्स कंज्यूम्ड हो जाएगा, एसेट्स को आप लेस कर लेंगे, एसेट कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंस है, सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट टू सप्लाईज क्रेडिट। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट फ्यूचर में अमाउंट ना मिलने का जो चांस है, डाउट है, आप लिखेंगे बैड डेट्स एक्सपेंसेस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि ये हमें कंफर्म नहीं है, फ्यूचर में अमाउंट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती,
तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है कि अमाउंट हमें रिकवर नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर के लॉस को हम आज कंसीडर कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन करते हैं बैड डेट्स एक्सपेंसेस डेबिट टू अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर के अंदर हमें अमाउंट रिकवर हो जाएगी तो हम पहले इसकी रिवर्सल एंट्री कर लेंगे, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट कर लेंगे, बैड डेट्स को क्रेडिट कर देंगे और फिर कैश टू अकाउंट रिसीवेबल हमारी एंट्री ही बन जाएगी। अब इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल जब फ्यूचर के अंदर ये राइट ऑफ हम कर देते हैं, अलाउंस भी हमारे पास एग्जिस्ट था, तो फिर ट्रांजैक्शन बनती है अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बल्कि यहाँ पे सिंपल ही है कि जब भी फ्यूचर में जो अकाउंट रिसीवेबल से अमाउंट ना मिलने का चांस है 5% या 10% या 2%, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बैड डेट्स, बुरा कर्जा जो अमाउंट रिकवर ना हो सके या जिसका चांस है कि फ्यूचर में रिकवर नहीं होगी, डाउट की बुनियाद पे बैड डेट्स एक्सपेंसेस डेबिट टू अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। अब हम इनका क्या करेंगे, सप्लाई फॉर एग्जांपल सप्लाईज जब यूज्ड होगी, आपका एसेट कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस हो गया, सप्लाईज एक्सपेंसेस को एज एक्सपेंस शो करेंगे, सप्लाईज क्रेडिट है तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट में जाकर उसके मुतलका एसेट से लेस कर देंगे, या सप्लाईज हमारे पास टाइटल ऑफ अकाउंट्स में मौजूद होगा उसके सामने हम सप्लाईज को क्रेडिट कर देंगे, वो लेस हो जाएगा। ऐसे ही हमारे बैड डेट्स टू अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स एंट्री हो जाएगी। अब आते हैं प्रीपेड रेंट। अगर प्रीपेड रेंट आपका एक्सपायर्ड हो जाए, प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड यूज्ड हो जाए, ख़त्म हो जाए एडवांस दिया हुआ, फॉर एग्जांपल आपने 6 महीने का या 1 साल का किराया एडवांस दिया था, 1 महीना यूज़ होने के बाद इसका मतलब बाकी आपका 11 महीने का एडवांस रह गया, आपका 1 महीने का दिया हुआ एडवांस रेंट जो है ना ख़त्म हो गया, आप ट्रांजेक्शन करेंगे रेंट एक्सपेंसेस डेबिट और क्रेडिट क्या होगा प्रीपेड रेंट। आपका एसेट लेस हो गया, एसेट आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंस के अंदर, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रीपेड रेंट। फॉर एग्जांपल आपने प्रीपेड सैलरीज एक्सपायर्ड की हैं, प्रीपेड सैलरीज एक्सपायर्ड, मुलाजमीन को आपने तनख्वाहें एडवांस दी थी लेकिन उन्होंने अब काम उसके अगेंस्ट सर्विसेज परफॉर्म कर दी हैं, तो इट मीन्स कि आपका प्रीपेड सैलरी जो है ना वो एडजस्ट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन आप करेंगे सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट और क्रेडिट क्या होगा प्रीपेड सैलरीज क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। जब आपका एसेट्स यूज्ड होगा, कन्वर्ट होगा इनटू एक्सपेंस, तो आप एक्सपेंस को डेबिट कर लेंगे और उस एसेट को क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो जाए, एडवांस आपने दिया था इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल 6 मंथ का दिया था, 1 मंथ आपका खत्म हुआ, 1 मंथ का आपका इंश्योरेंस एडवांस एक्सपायर्ड हो जाएगा। ट्रांजैक्शन आप करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। ये आपकी एडजस्टमेंट करंट एसेट पर हो सकती थी, सप्लाईज पे आ सकती है, सप्लाईज यूज्ड होगा, अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट बैड डेट्स हो सकते हैं, प्रीपेड रेंट हो या अनएक्सपायर्ड रेंट लिखा हुआ होता है, प्रीपेड सैलरीज हो, प्रीपेड इंश्योरेंस हो, ये क्या होगा फ्यूचर के अंदर यूज्ड हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा, प्रीपेड आपका दिया हुआ खत्म हो जाएगा, आप एंट्री कर लेंगे प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड होगा तो रेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रीपेड रेंट क्रेडिट, प्रीपेड सैलरी एक्सपायर्ड होगी तो सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रीपेड सैलरी। अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड होगा प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे और प्रीपेड इंश्योरेंस आप क्रेडिट कर देंगे। आपका जो एसेट्स था यानी कि आपके एसेट्स कन्वर्ट हो गए, आपकी कास्ट अपोर्शन हो गई किसके अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर, आप उस एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और एसेट्स को आप क्रेडिट कर देंगे। इसका क्या होगा, एक साइड पर आप इसको एज एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और दूसरे साइड पर बैलेंस शीट्स में आप उसके मुतलका एसेट से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सप्लाईज जब यूज्ड है तो सप्लाईज का बैलेंस कम हो जाएगा, जब अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स है तो अकाउंट रिसीवेबल से लेस कर देंगे, प्रीपेड रेंट है तो रेंट एक्सपायर जितना हुआ है प्रीपेड रेंट के बैलेंस से हम लेस कर देंगे बैलेंस शीट में, ऐसे प्रीपेड सैलरी के बैलेंस से लेस कर देंगे, ऐसे ही प्रीपेड इंश्योरेंस से जो एक्सपायर्ड है उसको हम लेस कर देंगे। ये जो आपकी एडजस्टमेंट है वो इन चीज़ों पे आएगी, सप्लाईज पे, अकाउंट रिसीवेबल पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस पे, क्योंकि ये आपके एसेट्स हैं। अब इन एसेट्स को हमने कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर। अब आपके कुछ एसेट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं,
फिक्स्ड एसेट, ये मैंने एडजस्टमेंट जो लिखी थी वो करंट एसेट्स के लिहाज से लिखी थी। आपकी करंट एसेट्स जो है ना कन्वर्ट इनटू एक्सपेंसेस हुए। आपके जो परमानेंट एसेट्स हैं उनकी भी एक लाइफ है, उनकी भी एक ज़िंदगी है। फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग की लाइफ आप तय कर लेते हैं कि 30 ईयर के बाद ये बिल्डिंग यूज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसकी लाइफ ख़त्म हो गई। आप कहते हैं कि इसको आप 30 ईयर में, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग आपने बनाई है 20 लाख की, उसकी जो लाइफ है 30 ईयर है। इट मीन्स कि हर साल ये 20,000 की क्या होगी, डिप्रिसिएट होगी। परमानेंट एसेट्स की लाइफ का ख़त्म हो जाना क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन कहलाता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्डिंग यूज्ड होगी, उसकी लाइफ जो है ना ख़त्म होगी, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को डिप्रिसिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन होती है, इक्विपमेंट की भी डिप्रिसिएशन, परमानेंट एसेट की डिप्रिसिएशन होगी, प्लांट एंड मशीनरी है, इनकी लाइफ गिवन होगी। इसकी एनुअल डिप्रिसिएशन फाइंड करने का जो प्रोसीजरल वे है वो ये है, एनुअल डिप्रिसिएशन अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करें, C-S/N कर देते हैं। C का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एसेट, S का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू, या इसे हम साल्वेज भी बोलते हैं, या इसे हम रेजुअल वैल्यू भी बोलते हैं, कि जब ये एसेट नकारा हो जाएगा तो ये एसेट्स, इसकी कबाड़ की वैल्यू कितनी बनेगी, यानी कि कबाड़िया या इसका लोहा कितने कितने के अंदर, या इसका मटेरियल जो है ना कितने में फ़रोख्त हो जाएगा, उसे हम स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, साल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं, रेजुअल वैल्यू भी बोलते हैं। तो आप कॉस्ट में से एस निकाल लेंगे, क्योंकि एस तो रिकवर हो जाएगा, बाकी जो आपकी कास्ट है वो कंज्यूम्ड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कितने सालों के अंदर, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि ये कितने साल आपकी जो है ना चीज़ चलनी थी। अगर फॉर एग्जांपल लाइफ गिवन हो आर्स के अंदर, डिवाइडेड बाई आप आर्स कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ गिवन है आउटपुट के अंदर, डिवाइड बाई आप नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट्स आउटपुट गिवन होंगे, उसके मुताबिक आप तकसीम कर लेंगे। जो आपका परमानेंट एसेट्स है वो उसकी जो वैल्यू है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगी, डिप्रिसिएट होगी। उसकी ट्रांजैक्शन आप किस तरीके से मेड करेंगे, फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हुआ या डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग हुआ, जिस चीज़ की भी डिप्रिसिएशन है परमानेंट एसेट्स के अगेंस्ट डिप्रिसिएशन होगी, उसकी आप एडजस्टिंग एंट्री करेंगे, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट। आगे जिस चीज़ पे होगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ऑन मशीनरी, और क्रेडिट करेंगे अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन, अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्रेडिट। आपका एसेट कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस हुआ, इसका इफेक्ट क्या होगा, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को आप एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो करेंगे। बैलेंस शीट के अंदर अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन जो होगी वो मुतलका एसेट, फॉर एग्जांपल मशीनरी की है मशीनरी से लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल प्लांट की है तो प्लांट से लेस करेंगे, बिल्डिंग की है तो बिल्डिंग से लेस करेंगे। जिस चीज़ की भी डिप्रिसिएशन होगी, एक इफेक्ट इसका एज एक्सपेंस के तौर पे होगा, दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, बैलेंस शीट में उसके मुतलका एसेट से हम रिलेटेड एसेट से लेस कर देंगे। अगर हम वर्कशीट के जरिए कर रहे हैं तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर एज एक्सपेंस शो करना है। अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन आपका कंट्रा एसेट्स है, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे हम दिखा देंगे। अगर हम क्या चीज़ बना रहे हैं, वर्कशीट बना रहे हैं, इनफॉर्मल वर्क अकाउंटेंट का कर रहे हैं, तो फिर हम नीड करने से पहले इसको हम क्रेडिट साइड पर दिखा देंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, फिर अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन को उसका जो रिलेटेड एसेट्स मौजूद है उसमें से जाकर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसका तरीकेकार, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इन एक्सपेंसेस पे आपका कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता,
जब आपके एसेट्स कंज्यूम्ड हो जाएं, यूज्ड हो जाएं, जिस वक्त आपने इन एसेट को ख़रीदा था, जब ये एसेट्स आपने बनाए थे, उस वक्त आपका इन पे खर्चा आया था। लेकिन जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उनकी लाइफ डैमेज होती जा रही है, लाइफ की कंप्लीशन की तरफ जा रही है, तो उसको आप क्या कहते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। अगर फॉर एग्जांपल सप्लाईज पे होता, हम लिखते हैं सप्लाईज यूज्ड हो जाए सामान, सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट टू सप्लाईज क्रेडिट। अगर फॉर एग्जांपल मशीनरी की है, कोई भी परमानेंट है, प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, उनकी एक लाइफ गिवन होगी, तो उसके कैलकुलेशन का तरीक़ेकार मैंने अभी ऊपर लिखा, एनुअल डिप्रिसिएशन C-S/N, ये आपके पास एनुअल डिप्रिसिएशन आ जाएगी। फिर एनुअल डिप्रिसिएशन को आप डिवाइड बाई 12 कर लेंगे, तो ये आपको पर मंथ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप उसको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, तो फिर एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइड बाई 365 करेंगे तो पर डे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप कैलकुलेट करते हैं वीकली बेसिस पे, एनुअल डिप्रिसिएशन को आप डिवाइड कर लें, वीक आपके 52 होते हैं ईयर के अंदर, तो पर वीक के लिहाज से आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जिस भी एसेट की है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग, ऑन प्लांट, ऑन मशीनरी, ऑन इक्विपमेंट, ऑन फर्नीचर, डेबिट अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन को आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। आपका जो कॉस्ट थी, आपका जो एसेट्स था, यानी कि आपका करंट एसेट्स में था या फिर आपका परमानेंट एसेट्स के अंदर था, जब भी आपका कोई परमानेंट एसेट जो आपने मुस्तकिल बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए लिया था, उसका परमानेंट बेनिफिट बिजनेस के अंदर टेक कर रहे हैं, जब उसकी लाइफ खत्म होगी तो उसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को डेबिट कर लेंगे और अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसके अलावा भी आपके सिलेबस के अंदर तो यही दो ही गिवन थे कि डिप्रिसिएशन या फिर सप्लाईज का यूज है या आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक्सपायर्ड होना है। मैं ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ। कुछ आपके पास नेचुरल एसेट्स भी होते हैं, नेचुरल एसेट्स भी हैं। नेचुरल एसेट्स जब आपके कन्वर्ट होंगे एक्सपेंस के अंदर, नेचुरल एसेट्स का एक्सपेंस के अंदर कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है, डिप्लीशन कहलाता है। फिक्स्ड एसेट का यूज्ड होना, लाइफ खत्म होना, ये क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन कहलाता है। नेचुरल एसेट्स का क्या कहलाता है, डिप्लीशन। नेचुरल एसेट्स क्या है, गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कोयला वगैरह है, या फिर फॉर एग्जांपल ऑयल है, या फिर आपके पास क्या है, कोई माइंस है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट है, नेचुरल एसेट्स हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उनके अंदर कमी वाक़ई होगी, उसको हम क्या लिखेंगे, डिप्लीशन लिखेंगे। परमानेंट एसेट के लिए हम डिप्रिसिएशन का यूज़ करेंगे। और इसके बाद आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, such type of assets which have no physical existence called intangible assets। intangible assets को भी हम क्या करते हैं, with the passage of time, ये भी ख़त्म जब करने हो तो इनके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, वो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है अमॉर्टिजेशन। क्या लफ्ज़, अमॉर्टिजेशन। या फिर आपके इसके अलावा आपकी कोई डेफरॉल कास्ट है, डेफर्ड कास्ट है, यानी कि ऐसी कॉस्ट जिसको आप एसेट के तौर पर दिखाया था, अब उसको इस मंथ के अंदर या इस ईयर के अंदर उसकी कॉस्ट को आप कुछ यूज करना चाहते हैं एज एक्सपेंस के तौर पे, इसके लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, राइट ऑफ। डेफर्ड कॉस्ट जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपके पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। प्रिलिमिनरी इब्तदा के अंदर आपने बहुत सारे अखराजात, हैवी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर ली, या फिर प्रोमोटर्स को उनके सर्विसेज के अगेंस्ट आपने शेयर्स अलॉट किए थे, वो जो कास्ट आई थी उसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम राइट ऑफ करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स को हम अमॉर्टाइज करते हैं, नेचुरल एसेट्स को हम डिप्लीशन लेते हैं, फिक्स्ड एसेट की हम क्या निकालते हैं, डिप्रिसिएशन निकालते हैं। इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज करनी हो, फिक्स्ड एसेट की डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट टू अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन, नेचुरल एसेट का डिप्लीशन एक्सपेंसेस
डेबिट टू अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन जो भी नेचुरल एसेट्स होगा। इंटेंजिबल अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू अकोमोलेटेड, एक तरफ इसको आप एक्सपेंस के तौर पर दिखाएंगे, दूसरी तरफ जब बैलेंस शीट में जाएंगे जो उसका रिलेटेड एसेट, फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट से, नेचुरल एसेट है तो नेचुरल एसेट से, इंटेंजिबल एसेट्स है तो इंटेंजिबल एसेट से। इंटेंजिबल एसेट फॉर एग्जांपल गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, पैटर्न डिजाइन्स। डेफर्ड कॉस्ट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इसको भी राइट ऑफ करना हो तो इसका भी तरीकेकार वही होगा, एक तरफ इसको एक्सपेंस शो करेंगे, दूसरी तरफ बैलेंस शीट में उसके मुतल्लिका एसेट से हम लेस कर देंगे। जब भी आप रिकॉर्डेड कॉस्ट को यानी कि एसेट्स को क्या करेंगे, उसका कुछ प्रोपोर्शनेट लाइफ ख़त्म होने से उसका कुछ प्रोपोर्शनेट जितनी आपने उसकी लाइफ को यूज़ कर लिया, जब उसको आप एक्सपेंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको यही काम करना पड़ेगा। एक साइड पर आपको एज एक्सपेंस शो करना पड़ेगा, दूसरी साइड पर क्या करेंगे, लेस फ्रॉम बैलेंस शीट के अंदर रिलेटेड एसेट्स, जो उसका मुतल्लिका एसेट्स है उसमें आप लेस कर देंगे जब आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नीड करेंगे। अगर आप इनफॉर्मल वर्क कर रहे हैं, वर्कशीट बना रहे हैं, तो फिर उसमें डायरेक्टली आप उसमें नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, एक तरफ एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में, दूसरी तरफ इसको कंट्रा एसेट्स के तौर पे अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन को या अलाउंस को बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पर आप दिखा देंगे। ये आपका था कि जो आपकी एसेट्स के अगेंस्ट एडजस्टमेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, वो सप्लाईज है। सप्लाईज आपकी यूज्ड हो जाएगी। मैंने पहले बताया करंट एसेट पे सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट, सप्लाईज क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड आपने वक्त से पहले उस एक्सपेंस की पेमेंट की है, वो आपका एसेट है, वो आपकी कॉस्ट है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रीपेड सैलरी एक्सपायर्ड हुई है, मुलाजमीन को आप सैलरी एडवांस में दे चुके थे, जब मंथ एंड होगा जो एडवांस आपका दिया हुआ है वो खत्म हो जाएगा, फिर नहीं देना पड़ेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रीपेड सैलरीज। ऐसे ही आपने अगर इंश्योरेंस का एडवांस दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। और अगर आपका कोई परमानेंट एसेट है, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जिस भी एसेट्स की लाइफ विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको लाइफ पे तक से कास्ट डिवाइड बाई लाइफ कर लेंगे, एनुअल डिप्रिसिएशन होगी डिवाइड बाई 12 कर लेंगे, मंथली बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएगी, तो उसकी आप ट्रांजैक्शन कर लेंगे। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन जो भी एसेट है डेबिट टू अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट आप क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही नेचुरल एसेट का होगा डिप्लीशन एक्सपेंसेस ऑन नेचुरल एसेट डेबिट टू अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन। ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट का अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू अकोमोलेटेड। और ऐसे ही डेफर्ड कॉस्ट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को जब आप राइट ऑफ करेंगे, या ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट भी हम इसे बोलते हैं, इसको जब आप राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस करेंगे, तो इनकम समरी अकाउंट डेबिट कर लेंगे और उस जो भी है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे, या जो भी ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट लिखा हुआ है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये तो थी आपकी, जब आप रिकॉर्डेड एसेट्स का कुछ पोर्शन क्या करेंगे, एक्सपेंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो आप एक्सपेंस डेबिट कर लेंगे, उस एसेट को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जो नॉन कैश एक्सपेंसेस आमतौर पे फिक्स्ड एसेट, नेचुरल एसेट, इनको डायरेक्टली राइट ऑफ नहीं करते, उसके अगेंस्ट हम अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारा एसेट्स कितना जो है ना डिप्रिसिएट टोटल हो, जो अकोमोलेट मतलब जमा करते हैं उसकी डिप्रिसिएशन की वैल्यू, ताकि जब हम उसकी लाइफ ख़त्म हो तो हमारे पास इतनी अमाउंट मौजूद हो कि हम उसके अगेंस्ट जो है ना न्यू एसेट्स जो है ना रिप्लेस कर सकें। अब इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट है इंक्रीज टू अ पोर्शन अनअर्न्ड रेवेन्यू। दूसरी एडजस्टमेंट इंक्रीज टू अ पोर्शन अनअर्न्ड रेवेन्यू। इसका मतलब यह है अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू नाउ अर्न्ड, इसको एडजस्ट करें। फॉर एग्जांपल मैंने पिछले उसमें क्या किया था, फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आप देखें कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच होना है, उसके लिए टिकट उन्होंने एडवांस सेल आउट कर दिया। जब टिकट एडवांस सेल आउट करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं कैश डेबिट टू अनअर्न्ड टिकट फीस। ऐसे ही पाकिस्तान रेलवे वक्त से पहले टिकट, या पीआईए वक्त से पहले जब टिकट सेल आउट करेंगे तो एंट्री करेंगे कैश डेबिट टू अनअर्न्ड टिकट फीस।
अब वो जो पैसेंजर है या जो वो स्पेक्टेटर तमाशाई है, मैच देख लेंगे, या पैसेंजर जो है ना रेलवे या पीए या जिसका भी है, जब वो उसके अगेंस्ट फैसिलिटी ले लेगा तो अनअर्न्ड क्या हो जाएगा, अर्नड हो जाएगा। यानी कि आपने उसके अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट आपने अमाउंट एडवांस ली थी और उसका आपका प्रॉमिस ये था कि उसके अगेंस्ट फ्यूचर के अंदर आपने उसको सर्विसेज डिलीवर्ड करनी थी, तो उसको हम कहते हैं अनअर्न्ड। अनअर्न्ड जब अर्नड होगा, जब उसको कमा लेंगे, जब उसके अगेंस्ट सर्विसेज दे देंगे, जब उसके अगेंस्ट वो मैच हो जाएगा जिसके टिकट एडवांस में सेल आउट हो चुके, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मुसाफिरों को टिकट सेल आउट किए, जब मुसाफिर आपने ड्यू टाइम पर कलेक्ट कर लिए, उनको वसूल कर लिया, उनको मंजिल मकसूद तक, डेस्टिनेशन तक ले गए जिस चीज़ के आपने अमाउंट उनसे एडवांस वसूल की थी, तो आपका अनअर्न्ड जो है वो क्या हो जाएगा, अर्नड हो जाएगा। इसकी एडजस्टिंग एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, एडजस्टिंग एंट्रीज, फॉर एग्जांपल अनअर्न्ड टिकट फीस नाउ अर्नड, अनअर्न्ड टिकट फीस नाउ अर्नड। जो एडवांस में टिकट सेल आउट किए थे, अब उन मुसाफिरों ने वो टिकट दिखाकर आपके यहाँ सफ़र कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो अब आपकी जो लायबिलिटी थी मुसाफिर ले जाने की, जिसके अगेंस्ट आपने उनसे अमाउंट पहले वसूल कर रखी थी, अब उसके अगेंस्ट जब आपने सर्विसेज दे दी तो आपकी लायबिलिटी जो थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट हो गई। जो आपका अनअर्न्ड है वो आपकी लायबिलिटी है, जिसके अगेंस्ट आपने फ्यूचर में सर्विसेज देने थे। जब फ्यूचर में सर्विसेज देनी थी, जब आप फ्यूचर में उसके अगेंस्ट सर्विसेज डिलीवर्ड कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लायबिलिटी है कन्वर्टिंग इनटू रेवेन्यू हो जाएगा। आपकी यानी कि आपका फ़र्ज ख़त्म हो गया, आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, आपका कर्ज ख़त्म हो गया, उसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज परफॉर्म कर दे, तो आपकी लायबिलिटी अब क्या हो रही है, लेस हो रही है। जब आपकी लायबिलिटी लेस होगी तो हम उसको डेबिट कर देंगे, अनअर्न्ड टिकट फीस डेबिट, और क्रेडिट क्या क्या होगा, टिकट फीस अर्नड क्रेडिट। अनअर्न्ड टिकट फीस डेबिट, टिकट फीस अर्नड। अब अनअर्न्ड लायबिलिटी थी, लायबिलिटी जब आपकी डिक्रीज होती है तो डेबिट, आपने बैलेंस शीट में मुतलका रिलेटेड लायबिलिटी से लेस कर देना है, और टिकट फीस अर्नड को इनकम स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि अब आपका ये रेवेन्यू हुआ है, क्योंकि सर्विसेज अब आपने डिलीवर्ड की हैं। पहले तो ये था फ्यूचर में सर्विसेज परफॉर्म करने का, आपने उनसे कमिटमेंट प्रॉमिस किया था कि आज हमें रकम दे दो और इसके अगेंस्ट फ्यूचर के अंदर आपको सर्विसेज डिलीवर्ड की जाएंगी, उस वक्त ये आपकी लायबिलिटी थी, उस वक्त एंट्री आपने जर्नल के अंदर की थी, कैश डेबिट टू अनअर्न्ड टिकट रेवेन्यू। अब एडजस्टमेंट के अंदर वो ये आकर कहते हैं कि जो आपने एडवांस में वसूल किया था, अब उसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज उनको डिलीवर्ड कर दी, तो आप क्या करेंगे, अनअर्न्ड टिकट फीस को डेबिट कर देंगे, टिकट फीस अर्नड को आपने क्या कर देना होगा, क्रेडिट कर देना होगा। आपकी लायबिलिटी कन्वर्टिंग इनटू रेवेन्यू है, आपकी लायबिलिटी अब खत्म हो गई, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट हो गई है। इस पे यही एक ही एडजस्टमेंट होती है कि अनअर्न्ड को अर्नड करना, लायबिलिटी को कन्वर्ट इनटू रेवेन्यू करना, लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे जिस नेम से भी होगा, और रेवेन्यू अर्नड को आपने क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है एंट्रीज टू रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। एंट्रीज टू रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, इट मीन्स के एक्सपेंस इनकर्ड, expenses incurred in business but amount not yet paid, not yet paid, but bill not yet paid. For example, received electricity bill but not paid. For example, received electricity bill or utility bill बट नॉट पेड। इलेक्ट्रिसिटी आपने मंथ के अंदर यूज़ की,
लेकिन उसका बिल आया है अभी तक आपने पेड नहीं किया। एक तरफ बिजनेस का वो एक्सपेंस होगा, दूसरी तरफ वो बिजनेस की लायबिलिटी होगी। या फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है सैलरीज अर्नड बाय एम्प्लॉइज बट नॉट येट पेड। मुलाजमीन अपनी तनख्वाह कमा चुके, यानी कि मुलाजमीन अपनी सर्विसेज दे चुके, लेकिन उनके जो बिल है या उनका जो सैलरीज बनती है वो अभी तक कारपोरेशन ने पेड नहीं की। इसको हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, कि एक्सपेंस इनकर्ड इन बिजनेस बट नॉट पेड। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नॉट पेड, आप ट्रांजैक्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं अकाउंट पेएबल क्रेडिट। एक तरफ ये एक्सपेंस होगा और दूसरी तरफ, क्योंकि ये बिजनेस में एक्सपेंस हुआ, दूसरी तरफ ये आपकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी, कि एक्सपेंस इनकर्ड इन बिजनेस बट नॉट पेड। ऐसे ही है कि सैलरीज अर्नड बाय एम्प्लॉइज बट नॉट पेड, तो आप ट्रांजैक्शन करेंगे सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है रेंट ड्यू बट नॉट पेड, मकान दुकान किराए पर है, किराया ड्यू हो चुका है, आपने नहीं दिया, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू रेंट पेएबल क्रेडिट। या फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन रिसीव्ड किया हुआ था, उसका इंटरेस्ट आपने अभी पे करना है, नहीं दिया, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड है, तो आप ट्रांजैक्शन करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। जो भी एक्सपेंस पेएबल होगा, इट मीन्स कि आपने उस एक्सपेंस के अगेंस्ट कोई बेनिफिट टेक ओवर किया है लेकिन उसका बिल अभी तक नहीं दिया, उस एक्सपेंस को आप डेबिट कर देंगे और उसका पेएबल क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक तरफ आपका बिजनेस का वो एक्सपेंस होगा, दूसरी साइड पर वो बिजनेस की लायबिलिटी होगी। बिजनेस का एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में दिखाएंगे और बिजनेस की जो लायबिलिटी है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर दिखाएंगे। चौथी और आखिरी हमारी जो है ना एडजस्टमेंट है, इंट्रीज टू रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू। ये बात क्लियर हो गई कि अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन बिजनेस बट द अमाउंट बट द बिल ऑफ दीज एक्सपेंसेस आर नॉट येट टू बी पेड। कोई भी हो सकता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू कब होगा, जब आपने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट देना था लेकिन अभी आपने नहीं दिया, तो इसका मतलब है उस लोन के अगेंस्ट आपने बेनिफिट लिया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टू इंटरेस्ट पेएबल। फॉर एग्जांपल मकान या दुकान जो भी है आपका किराए पे है लेकिन अभी तक आपने रेंट ड्यू हो चुका, मंथ एंड पे अभी आपने पेड नहीं किया, रेंट एक्सपेंसेस टू रेंट पेएबल। फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉइज हैं, सैलरीज अर्नड बाय एम्प्लॉइज बट नॉट पेड है, सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट टू सैलरीज पेएबल। फॉर एग्जांपल रिसीव्ड यूटिलिटी बिल बट नॉट पेड, यूटिलिटी एक्सपेंसेस डेबिट टू यूटिलिटी बिल पेएबल क्रेडिट। एक तरफ आपका बिजनेस का एक्सपेंस होगा, दूसरी साइड ये बिजनेस की लायबिलिटी होगी। लास्ट एडजस्टमेंट, एंट्रीज टू रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू। अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू मीन रेवेन्यू अर्नड बट अमाउंट नॉट रिसीव्ड against these services. For example, services performed by the corporation but against these services amount is not yet to be collected, called